So phylum Annelida, we'll be talking about this phylum in this lecture. So the name Annelida was given to this phylum by Lamarck, and it has been derived from Greek word annulus, and annulus means little or tiny rings. So because these animals contain rings on their body, tiny rings on their body, that is why यहाँ they are also called as ringed worms. ठीक है, ringed worms भी या ringed animals भी बोलते हैं इनको. ठीक है, इनको phylum Annelida. Approximately 15,000 species पाई गई है. इसके हमें देखने हैं इस क्लास में जनरल कैरेक्टर्स. तो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर that we'll discuss is habit and habit. The habit and habitat की जब हम बात करते हैं तो we say that phylum जो Annelida है, these are mostly aquatic. These are mostly aquatic. Mostly aquatic है. Some terrestrial है. कुछ क्या है? Terrestrial है. अच्छा, aquatic में दोनों हो सकते हैं, marine as well as fresh waters में भी पाए जाए. ये कौन? Annelids. ठीक है, तो these can be aquatic, that means they live in the water. कौन से पानी में? या तो साफ पानी में या फिर खारे पानी में भी हो सकते हैं. Some terrestrial, कुछ terrestrial होते हैं. They can be free living. क्या हो सकते हैं? Free living हो सकते हैं. यहाँ बोलेंगे mostly free living. Some commensals. Commensals and कुछ parasitic भी हो सकते हैं. Some are parasitic. Now इससे parasitic तो आपको पता है, ये animal association है जहां पे एक animal को benefit होता है, दूसरे animal को harm होता है. Such animal relationship is called as positive negative. यानी जो host होता है उसको नुकसान होता है parasite की वजह से, लेकिन parasite को host की वजह से फायदा होता है. इस animal interaction को हम में positive negative. Commensal क्या होता है? यहाँ पे जो host होता है उसको नुकसान नहीं होता है, नहीं, उसको इस commensal की वजह से कोई नुकसान नहीं आया समझ. तो जब ऐसी रिलेशनशिप हो जहां पे एक एनिमल को फायदा मिलेगा पॉजिटिव, दूसरे एनिमल को ना नुकसान मिलेगा ना कोई फायदा मिलेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो. ऐसी एनिमल एसोसिएशन, दो एनिमल्स का एसोसिएशन जहां पे एक को फायदा मिल रहा है दूसरे को कोई नुकसान नहीं है. आया समझ. इसको मैं बोलूंगा कॉमेंसल. तो हमने क्या बोला? हैबिट एंड हैबिटेट मोस्टली एक्वाटिक है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, कॉमेंसल्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं. कॉमेंसल्स जहां पे एक एनिमल को फायदा है दूसरे एनिमल को फर्क ही नहीं पड़ता है, ना तो फायदा है ना तो नुकसान है. Now ये जो एनिमल्स है, these can be burrow, these can be found in burrows. जो फाइलम Annelida है, जैसे ये मैंने बनाया है इधर, this is a burrow. लोकोजोआ है ये वाला एनिमल. सब जो कुछ annelids है, some annelids are found in burrows. burrow में होते हैं या फिर उनको हम बोलते हैं, अच्छा जो एनिमल्स burrows में होते हैं उनको हम बोलते हैं tuberculous. Tuberculous. So these phylum Annelida animals, these are tuberculous in nature, means they live in U-shaped parchment tubes. ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है मड में, उसमें रहते हैं. जैसे आपने देखा भी होगा कि कोई यूट्यूबर जाता है, so यूट्यूबर एक है, आपने देखा होगा शोर पे जाता है, थोड़ा सा वो सॉइल को हटाता है, वहां से एक बड़ा लार्ज एनिमल निकाल देता है. तो वो लार्ज एनिमल कहाँ पे हो? उसी वो कुछ एनालिड्स होते हैं. ठीक है, तो रखो ये सारी. नंबर द नेक्स्ट कैरेक्टर बॉडी फॉर्म. इनमें बॉडी कैसी होती है? दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ एनालिड्स. ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा. ये वाला ये यूनिक कैरेक्टर है एनिमल इनका, एनालिड्स का, तो ये इंपॉर्टेंट है. नाउ इनकी बॉडी फॉर्म कैसी होती है? पहले तो ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, यानी इनकी बॉडी के ऊपर किसी चीज की हार्ड लेयरिंग नहीं होती है. दूसरा दे आर एलोंगेटेड, लंबे होते हैं, लेंथ ज्यादा होती है, गर्ल्स कम होती है, एंड दे आर फ्लैटेंड. ठीक है,
या तो elongate हो सकते हैं या फिर कुछ ट्रैक्युलरिटी हो सकता है, जैसे डॉर्सोवेंट्री ट्रैक्युलर, ठीक है। एनालिटिक्स ऑफ मेटामेरिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिटिक्स में क्या पाया जाता है? मेटामेरिज्म पाया जाता है। ये दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोले इनको? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। The annelids are the first animals which show metameric segmentation. अब metameric segmentation क्या होती है कि बॉडी के पार्ट्स सेगमेंट, बॉडी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, तो वो सेगमेंट्स में सेम ऑर्गन्स का रिपीटिशन होता है। बॉडी इज मेड अप ऑफ, जैसे लिखा है, इट इज अ कंडीशन व्हेन बॉडी इज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स with serial repetition of at least some organs। यानी हर एक सेगमेंट में कम से कम कुछ ऑर्गन का रिपीटिशन होगा। जैसे एक सेगमेंट में नेफ्रिडियम में दूसरे में प्रोटोनेफ्रिडियम, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन होता है हर एक सेगमेंट में। जैसे हमने अर्थवर्म देखा है, अर्थवर्म की बॉडी है, अर्थवर्म में इसकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन सेगमेंट्स को एनल्स बोलते हैं। ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, दिख रहा है ना? तो इस हर एक सेगमेंट में एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन होगा, यानी जो ऑर्गन्स इस सेगमेंट में होंगे सेम इसमें भी होंगे, कुछ जरूरी नहीं है सारे ऑर्गन्स रिपीट किए गए होंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन होगा। सो एनालिड्स आर द एनिमल्स विद ट्रू मेटामेरिज्म। इनमें क्या है? ट्रू मेटामेरिज्म है, एंड दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। नाउ व्हाट इज मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन? इट इज एक कंडीशन जहां पे बॉडी डिवाइडेड होती है मल्टीपल सेगमेंट्स में, और हर एक सेगमेंट में एटलीस्ट कुछ ऑर्गन का रिपीटिशन होगा। आया समझ? सो ये इनके इसी कैरेक्टर की वजह से इनका नाम भी पड़ गया है एनेलिडा। एनेलिडा मींस एनुलस रिंग्स, रिंग्ड वर्म्स या रिंग्ड एनिमल्स। बैठा ध्यान में? तो आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एज वेल एज यूनिक कैरेक्टर ऑफ एनालिड्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इनकी बॉडी वॉल। अगर हम एनालिड्स की बॉडी वॉल की बात करेंगे तो इनकी बॉडी वॉल्स होती है कंटेन्स 3 लेयर्स, क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मसल लेयर। बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होती है। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल, नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज, यहां पे ना ये है क्यूटिकल, एंड दूसरी लेयर क्या है? एपिडर्मिस है, ठीक है, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज, ये वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस। मस्कुलरिस। तो 3 लेयर्स है, क्या क्या? क्यूटिकल और एपिडर्मिस और मस्कुलरिस, या इसको हम बोलते हैं मसल लेयर। मसल लेयर में 2 लेयर्स होती है, सर्कुलर एंड longitudinal. So their body wall is made up of 3 layers. The outer one is cuticle, below it epidermis, and epidermis के नीचे क्या है? मसल लेयर। मसल लेयर में 2 लेयर्स है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। फिर ये पेरिटोनियम है, ठीक है, पेरिटोनियम ये लोग अंदर से मेसोडर्म की लाइन है सीलोम में, ठीक है। नाउ ये जो क्यूटिकल है, इट इज मॉइस्ट, दिस क्यूटिकल इट इज मॉइस्ट, यानी हमेशा क्या होगा? मॉइस्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर म्यूसिन होगा, ठीक है, एंड इट इज इलास्टिक, मॉइस्ट एंड इलास्टिक। इलास्टिक मींस ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज एपिडर्मिस, इट इज लिविंग लेयर। जो एपिडर्मिस है ये क्या है? दूसरी लेयर क्या है? लिविंग लेयर। और यही लिविंग लेयर क्या करते हैं? इट सेक्रीट्स क्यूटिकल, जो कि क्या है? नॉन लिविंग। क्यूटिकल आपको याद रखना, इट इज नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग लेयर है तो इसको सेक्रीट कौन कर रहा है? एपिडर्मिस। सो क्यूटिकल कौन सेक्रीट करता है? एपिडर्मिस, ठीक है। नाउ दैट मसल लेयर जो है, इट इज वेरी वेल डेवलप्ड, जिसमें हमने बोला मसल लेयर जो है वेल डेवलप्ड है, और इसमें 2 लेयर्स है, क्या क्या? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। सब सारी चीजों को रिपीट करेंगे तो हम जो बोलेंगे एनालिसिस जो है, इसमें बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ आउटर क्यूटिकल व्हिच इज डेड एंड इट इज इलास्टिक। दिस इज secreted by the below lying, the underlying layer called the epidermis. Below epidermis there is muscle layer, and this muscle layer contains two layers, sub layers, longitudinal, sorry, 2 muscle fibers, 2 types of muscle fibers, longitudinal muscles and circular muscles, and ये इनकी बॉडी वॉल है। The next, इनकी सिमेट्री क्या है? These are mostly
बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब बायलेटरली सिमेट्रिकल तो मतलब हेड के डेवलप होने के ज्यादा चांसेस है। लिखा बायलेटरली सिमेट्रिकल। द नेक्स्ट इनका करेक्टर है जर्म लेयर्स। अब इनमें कितने प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं? सो दे आर सिंपली ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये एनालिड्स जो है दे डेवलप फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होते हैं। क्या क्या? 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 प्राइमरी जर्म लेयर से डेवलप होता है। आउटर इक्टोडर्म, then the second one is mesoderm, and then the third one is endoderm. Am I clear? So germ layers में आप देखोगे simply triploblastic. Clear? Then the next, इनका हेड हमने बोला बायलेटरली सिमेट्रिकल है, तो इनके जो इंटीरियर एंड है, इंटीरियर कौन है? वो वाला है जो लोकोमोशन की टाइप में आगे की तरफ होगा। जब ये ऑर्गेनिज्म चलेगा तो चलते टाइम जो एंड आगे की तरफ रहेगा दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर एंड। तो इनका हेड जो है दैट इज लोकेटेड ऑन देयर एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड मींस इट इज दैट एंड ऑफ द बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज बीइंग केप्ट फॉरवर्ड ड्यूरिंग लोकोमोशन। And their head, anterior end, that means head, that bears some sense organs. इनमें कुछ सेंस ऑर्गन्स भी हेड के ऊपर होते हैं। टैक्टाइल टेंजोरिस्टर्स इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। Am I clear? आया समझ? ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिक्स कैरेक्टर इज मिसिंग, वो आगे होगा तो ठीक है। चलो then seventh is head. Okay, their head interior end में है और sense organ in some cases में present हो सकते हैं। The level of organization में they have tissue level of organ system level of organization. They have organ system level of organization. That means the body, जो इनकी बॉडी जो है उसमें ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर टिश्यूज ने ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना के एनिमल बनाया है। सो दिस टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने किया अटेंडेंस? नहीं तो कोई बात नहीं की। चलो नेक्स्ट, बॉडी कैविटी। नाउ दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स। अब आपके पास पहले एनिमल्स आएंगे जो कि यूस्लेमेट्स होंगे। दीज आर यूस्लेमेट्स मींस दे हैव ट्रू सीलम। व्हाट इज ट्रू सीलम? ऐसा सीलम which is ऐसी बॉडी कैविटी which is internally lined by the mesothelium, and the mesodermal lining होगी, उसको बोलेंगे ट्रू सीलम। बॉडी कैविटी है, ये है ना बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी में मेसोडर्म की लेयरिंग है, लाइनिंग है, तो मैं बोलूंगा इसको ट्रू सीलम यानी ईस्लोमेट्स। अब हमने पढ़े थे ईस्लोमेट्स में 2 टाइप्स, पहला शाइजोसील, दूसरा एंटेरोसील। शाइजोसील है, एंटेरोसील। शाइजोसील में हमने बोला था कि जो मेसोडर्म है वो सिप्लिट होके बॉडी को लाइन करेगी, कैविटी बनाएगी। दूसरा हमने बोला गट से पाउचेस निकलेंगे, वो पाउचेस मर्ज होके क्या बनाएंगे? सीलम बनाएंगे। तो यहाँ पे उनमें से कौन सा टाइप ऑफ ट्रू सीलम है? यूसोमेट्स है, ट्रू सीलम है, लेकिन कौन सा टाइप है? शाइजोसील है। क्या है? शाइजोसील या शाइजोसीलम। And their body cavity is called as schizocele. Body cavity is schizocele and the coelom is schizocoelocyte. Am I clear? अब इस शाइजोसील में शाइजोसील बॉडी कैविटी में फ्लूइड होता है और वही फ्लूइड इनकी फॉर्म को मेंटेन करता है। विल टेक दिस जब हम स्केलेटन पे आएंगे, हाइड्रोस्केलेटन मेंटेन करेगा। सिंपली पुट आपको सिर्फ बॉडी कैविटी में क्या याद रखना है? दीस आर ईसोलोमेट्स नेक्स्ट टू ट्रूसिलोमेट्स, एंड ईसोलोमेट्स में कौन सा टाइप है? शाइजोसीलस। क्लियर? बस एक वर्ड में आपको याद रखना है। स्केलेटन में आप याद रखोगे दे हैव नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन। इनमें मिनरलाइज्ड स्केलेटन नहीं होता है, नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन। सो व्हाट इज मिनरलाइज्ड स्केलेटन? ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर इंडो और एक्सोस्केलेटन
जिससे मिनरल्स की डिपोजिशन हो, उसमें बोलूंगा मिनरलाइज्ड स्केलेटन। जैसे हमारी बोन्स में कौन से मिनरल्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाकी सारे मिनरल्स, तो इनकी डिपोजिशन की वजह से हमारे टिश्यूज हार्ड बने, स्केलेटन हार्ड है। तो इधर पे स्केलेटन तो है लेकिन मिनरलाइज्ड स्केलेटन नहीं है। रिमेंबर स्केलेटन इज देयर बट मिनरलाइज्ड स्केलेटन, दैट मींस हार्ड स्केलेटन इज एब्सेंट। तो फिर क्या स्केलेटन है, दे हैव हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन यानी हाइड्रोस्केलेटन मतलब जो फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड, वो वाला फ्लूइड जो इनकी बॉडी कैविटी में है, शाइजोसील में है। सो द फ्लूइड इन शाइजोसील प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी या सपोर्ट्स बॉडी। तो बॉडी फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए क्या है, इनके कैविटी में फ्लूइड है जिसको हमने क्या बोला था, शाइजोसीलस फ्लूइड। एम ए क्लियर, वही हाइड्रोस्केलेटन की तरह एक्ट करता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनमें, क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इज complete, so they have complete, what is complete digestive system, very good, as a digestive system which have two openings, mouth which access from mouth to anus, जहां पे इनलेट अलग से पोर होगा, आउटलेट अलग से पोर होगा, उसका मैं बोलूंगा कंप्लीट डाइजेशन। इनका गट जो है दैट इज सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, और इनकी डाइजेशन जो होती है वो इंटायरली एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। So their digestion is entirely extracellular. Digestion is entirely extracellular. Carnivores भी हो सकते हैं as well as they can be herbivores as well as omnivores. ठीक है, now इसलिए वो important नहीं बनता है कि तीनों टाइप्स पाए जाते तो उसको लिखिए, क्लियर। अब इनमें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में गिजर्ड होता है, ठीक है, अर्थवर्म्स की जैसे हम बात, तो गिजर्ड होता है, पहले हम पढ़ाते थे लेकिन अब ये डिलीट है अर्थवर्म्स का ऑर्गेनाइजेशन, बस इतना याद रखना, इनमें गिजर्ड होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसका, गिजर्ड का काम होता है, गिजर्ड टेम्पोरेरी स्टोर करता है फूड को कुछ टाइम तक। दूसरा इस गिजर्ड का काम ये होता है कि जो इसमें कुछ, जैसे अगर हम बर्ड्स की गिजर्ड की बात करेंगे तो उसमें कुछ पेबल्स रख के रखता है, जो हार्ड फूड आए ना उसको ब्रेक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इनकी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मोस्टली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। व्हाट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन जो हो जाएगी वो स्किन, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज किससे होता है, स्किन से होता है, इनकी बड़ी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होता है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ कंडीशंस में जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, मोस्टली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बट ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कैन आल्सो बी देयर, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी हो सकती है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जो किनसे होगा, गिल से होगा, और इनके गिल्स कहां पे होते हैं, पैरापोडिया, ठीक है, या फिर हेड पे, ठीक है। सो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, एंड ये गिल्स कहां पे हो सकते हैं, जैसे इधर पे आप देख रहे हो ये गिल्स है, तो ये इनके पैरापोडिया है, तो इसके पैरापोडिया के ऊपर गिल्स होते हैं, टीथ के ऊपर, लिम्स के ऊपर। इतना को याद नहीं रखना, इतना याद रखो, रेस्पिरेशन जनरल, यस सर, जनरल बॉडी सरफेस से, या फिर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर होगा दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम हर एक सेगमेंट में रिपीट होगा। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ मेटामेरिकली डिस्पोज्ड, इट कंसिस्ट्स ऑफ metamerically disposed, metamerically disposed, ये वाली सेल्स जो है, ठीक है, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रीडिया या फिर नेफ्रीडिया भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉइलर ट्यूब्स कॉल्ड
मेटानेफ्रीडिया। सो दियर एक्सक्रीटरी पोर्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हर एक सेगमेंट में क्या होगा, मेटानेफ्रीडिया होगा। व्हाट इज मेटानेफ्रीडिया? इट्स अ कॉइल्ड ट्यूब, है ना। ये मेटानेफ्रीडिया है, यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है, ये पोर। समझो, इसको मैं क्या बोलूंगा, हर एक सेगमेंट में अलग अलग से क्या होगा, मेटानेफ्रीडिया होगा या फिर नेफ्रीडिया होगा। इसकी ओपनिंग होगी एंड उस दो ओपनिंग्स होती है, एक जो आगे वाले सेगमेंट में ओपन होगी उनको मैं बोलूंगा नेफ्रोस्टोम, और बाहर से जो ओपन हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रीडियोपोर, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेटानेफ्रीडिया। क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रीडिया, और समटाइम्स आल्सो जिनको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। अच्छा, एक्सक्रीशन की बात, अब अगर अलग से आपको क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखो, अलग से क्वेश्चन आया कि मेटानेफ्रीडिया करता क्या है। नंबर फर्स्ट आपको पता है एक्सक्रीशन, और दूसरा क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है एज वेल एज क्या करता है, एक्सक्रीशन। अच्छा, इनमें टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सक्रीशन क्या है? ठीक है, तो दे आर बोथ, दे शो अमोनोटेलिक भी है, ठीक है, और अमोनोटेलिक किनमें है, एक्वेटिक फॉर्म्स में। ठीक है, एक्वेटिक। व्हाट इज अमोनोटेलिक? नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया, तो ऑब्वियसली अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, एंड यूरियोटेलिज्म भी है। क्या है? यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म मींस यूरिया एक्सक्रीट करके। सो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया। अच्छा, ये में होगा लैंड। तो सिंपली पुट, एक्सक्रीशन में आपने क्या याद रखा है, एनालिडन। ये एनालिडन्स जो है ये क्या करते हैं, दे शो excretion of two types, ammoniotelic in aquatic forms and uretalic in uretalic in land forms. They consist of, their excretory system consists of metanephridia, which is a metabolically disposed coiling tubes. ठीक है, जो कि osmoregulation and excretion दोनों में काम आता है। Now ये भी important है इनका circulatory system because they have closed सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनालिड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं इनवर्टिब्रेट्स में जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज, ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है। ठीक है, और इनमें ये जो ब्लड वेसल्स है, कुछ ब्लड वेसल्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू पल्सेटाइल ऑर्गन्स, इनटू व्हाट इज हार्ट, हेलो, अब सुनो इसको, जो सर्कुलेट, व्हाट इज हार्ट, पहले आपको जो हार्ट क्या है, हार्ट एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल, क्या है, मॉडिफाइड ब्लड, एक ऐसी ब्लड वेसल है जिसको मॉडिफाई करके पंपिंग ऑर्गन बनाया है। तो ये कैसे हम बताते हैं हार्ट एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल है, क्योंकि सबसे पहले हम एनालिटिक्स में जब इवोल्यूशन की बात करेंगे तो इनकी ब्लड वेसल में 2-4 जगह पल्सेटाइल चीजें होती है, ब्लड वेसल ही होती है, वो थोड़ा सा पल्सेटाइल एक्शन करती है, यानी पंपिंग एक्शन करती है। आया समझ? तो आपको याद रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, और इसमें कुछ ब्लड वेसल्स मॉडिफाई किए गए हैं, किसमें, पल्सेटाइल स्ट्रक्चर्स में, और पल्सेटाइल स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूं, हार्ट। तो इनमें हार्ट होता है, ऑल्दो प्रिमिटिव हार्ट है लेकिन इज प्रेजेंट हियर, और इनके एटलीस्ट 4 पेयर्स ऑफ हार्ट होते हैं, 4 पेयर्स 4 पेयर्स ऑफ हार्ट। आया समझ? Now, so we say heart जो circulatory system है closed है and closed for the first time. Now, इनका जो blood है, blood contains hemoglobin. Blood में क्या होता है, Hb, hemoglobin. Hemoglobin अगर pigment है, इसको हम क्या बोलेंगे, blood contains hemoglobin मतलब respiratory pigment. तो एनालिड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमो, जिस तरीके से हम हीमोग्लोबिन होता है, इसका मतलब एनालिड्स का ब्लड कैसा होगा, रेड होगा। एम आई क्लियर? नाउ दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, ये जो इनका हीमोग्लोबिन है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोग्लोबिन।
क्या बोलते हैं? एरिथ्रोक्रियोरिन। सिंपली यार, circulatory system is closed with at least 4 pairs of pulsatile modified blood vessels called heart. Now blood contains hemoglobin, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, या इसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोक्राइन। अब हीमोग्लोबिन के यहाँ पे अगर आप लिखो, शायद मैं 10th में पढ़ा भी आपको, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ना, इट्स डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक, जैसे आपको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? ह्यूमंस में सेल्स के ऊपर, कॉर्नर सेल्स के, आरबीसीज के अंदर होता है ना। हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ है? आरबीसीज के अंदर है। इनका हीमोग्लोबिन कहाँ है? किसी सेल के ऊपर नहीं है, सीधे सीधे प्लाज्मा में डिसॉल्व है। आया समझ? तभी हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन व्हिच इज डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन। क्लियर? नाउ इन सम लीड्स, इसमें क्लास आता है, लीड्स का क्लास है, वहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये एक्सेप्शन आप याद रखोगे एनालिटिक्स में। एक्सेप्शन क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है किनमें? लीड्स में, हेरिडिनेरिया में। ठीक है, एक्सेप्शन याद रखना। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट फॉर द लीड्स, blood in the hemoglobin dissolved in the plasma. Clear? 4 pulsatile modified blood vessels. Now nervous system, इनका nervous system कैसा होता है? Now nervous system consists of a pair of cerebral ganglia, जिनको हम बोलेंगे ब्रेन। क्या होते हैं nervous system में? क्या है? pair of cerebral ganglia है, cerebral गैंग्लिया, एंड इनको मैं क्या बोलता हूं? ब्रेन बोलता हूं। ये है इसके सेरिब्रल गैंग्लिया, दो पेयर है। ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लिया। क्लियर? a pair of cerebral ganglia and double ventral nerve cord। और क्या होती है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल मीन्स दो होंगे, ये असल में ऐसे होता है, एक और दूसरे, तो यहां से फिर से होंगे। इसी को मैं बोलता हूं डबल वेंट्रल। वेंट्रल मीन्स वेंट्रल साइड से हो। ठीक है, नर्व कॉर्ड। क्या है इनकी नर्वस सिस्टम में? दो सेरिब्रल पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। और क्या होता है? और ये जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स है, it bears ganglion and lateral nerves in each segment. This bearing ganglia and nerves in each segment. सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। इसको ध्यान रखोगे आप, क्या है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और हर एक सेगमेंट में यहां पे ऐसे करके गैंग्लिया है, जो मैं बना रहा हूं। ये हर एक सेगमेंट में क्या है? गैंग्लिया है, और इस गैंग्लिया से लेटरल नर्व्स निकलती है। तो ये बोला पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया विद डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड bearing ganglia and nerves in each segment. यहां पे लिखा है लेटरल नर्व्स, लेटरल नर्व्स। क्लियर? इसमें नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स कैन बी, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट। सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं इनके नर्वस सिस्टम में, और इनके सेंस ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, जैसे टेंटेकल्स है, आईज है, पल्प्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेंटेकल्स, आईज, पल्प्स एक्स्ट्रा। ठीक है, सो ये सेंस ऑर्गन्स है। जैसे आप लोग नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया, हेड में जो प्रेजेंट होगा, वहां से निकलेगा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, इनसे निकलता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड हर एक सेगमेंट में उसका गैंग्लिया होगा। गैंग्लिया मींस नॉट लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स आएंगे, और वहीं से निकलेंगे छोटे छोटे लेटरल नर्व्स। आया समझ? चलिए, then the next one, locomotion. Locomotion. Now इनमें जो locomotion होता है, it is with the help of parapodia. ठीक है, locomotion is with the help of parapodia.
पैरापोडिया। लिखो, लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पैरापोडिया। ठीक है, लोकोमोशन होता है विद द हेल्प ऑफ पैरापोडिया। am I clear? चलिए, देन द नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आप रखोगे, रिप्रोडक्शन में सेक्सेस आर सेपरेट और यूनाइटेड। sexes can be separate means कौन सी कंडीशन? hermaphrodite नहीं, अलग अलग। hermaphrodite means monoecious। तो सेपरेट जब सेक्सेस होंगे इस वाले कंडीशन को क्या मैं बोलूंगा? डायोसियस। ठीक है, ने अलग अलग, मेल अलग होगा, फीमेल अलग हो सकता है। या फिर सेक्सेस कैन बी यूनाइटेड, तो यानी एक इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं, हर्माफ्रोडिटिक कंडीशन हो सकती है। अच्छा, इनमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है बडिंग से, फिशन से, ठीक है, या फिर रीजनरेशन से। सो एसेक्सुअल प्रोडक्शन किससे? बाय बडिंग, ठीक है, या फिर या तो बडिंग से होगा, रीजनरेशन से होगा, या फिर फिशन से, फिजन और रीजनरेशन। तो सिंपली पुट में सेक्सुअल प्रोडक्शन भी, एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी। सेक्सुअल प्रोडक्शन में सेक्स सेपरेट या फिर यूनाइटेड हो सकते हैं, और एसेक्सुअल प्रोडक्शन बडिंग हो सकती है, फिशन हो सकती है, रीजनरेशन हो सकती है। देन द लास्ट वन, डेवलपमेंट। इनमें डेवलपमेंट कैसी होती है? ट्रोकोफोर लार्वा इन सम केसेस डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और indirect. Direct development means larval stage is absent. Indirect development means larval stage is there. और जब indirect development होगी तो larval stage को हम बोलते हैं trochophore larva in some cases. Trochophore larva in some cases. तो development direct भी हो सकती है, indirect भी हो सकती है। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसमें। जैसे ऐसी क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सा क्लास होता है? एक आता है पॉलीकीटा, जिसमें बहुत सारे पैरापोडिया होंगे, ये है ना। तो इसमें नेरीज आता है, सेबेलिया आता है, एफ्रोडाइट। भाई नेरीज है, सेबेलिया है, एफ्रोडाइट। सीमाउस को हम बोलते हैं एफ्रोडाइट, ये वाले को, ठीक है। देन दूसरा है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा में ट्यूबिफ्लेक्स आता है, ट्यूबिफ्लेक्स ट्यूब्स में रहता है, और फेरिटिमा। फेरिटिमा मतलब को अर्थवर्म, अर्थवर्म को फेरिटिमा बोलते हैं। ये अर्थवर्म है, ठीक है, दिख रहा है, पॉलीकीट, सॉरी ओलिगोकीट है। देन द नेक्स्ट वन इज हेरिटिनेरिया, जिसमें लीव्स आते हैं, ठीक है। अब हेरिटिनेरिया जिसको आप देखते हो हाउस लीफ, जो आप देखते हो, बड़ा जानते हो इसको आप, हेरिटिनेरिया। एंड देन पोंटाउडेला। पोंटाउडेला किसमें पाया जाता है? फिशेस के ऊपर होता है, लीच सक करता है उनके ब्लड, ठीक है। एंड लास्ट वंस दीज आर कॉल्ड एज पॉलीपोडियस एंड डायनोफाइलस। ये पॉलीगेट्स है, ये डायनोफाइलस है। दीज आर द एनालिड्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम